Hello guys, welcome to our UAV, and this is our lecture 9 of our quick revision series, and today we will start with Karl Marx. तो guys मैं कोशिश करूँगा कि जितना कंसाइज हो सके और जितनी शॉर्ट में ये रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का देखिए टाइम पीरियड जो है वो 1818 से 1883 है। सिंपल। अब देखते हैं कि देखो एक बहुत फेमस मतलब कोट है जो हम कार्ल मार्क्स को स्टार्ट करते हैं, वो है कि भाई फिलोसोफर्स हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, व्हाट मैटर्स इज़ टू चेंज द वर्ल्ड। अब आप देखिए कि भाई जो हमने अभी तक फिलोसोफर्स पढ़े हैं कि प्लेटो पढ़ा, एरिस्टोटल पढ़ा, मैकियावेली पढ़ा, हॉब्स पढ़ा, लॉक पढ़ा, ठीक है ना, मिल पढ़ा, तो हम देख रहे हैं कि भाई इतने सारे फिलोसोफर्स हैं, सबने थ्योरी दी है, मतलब बहुत सारे इंटरप्रेट किया है अपने अपने मतलब अपने अपने विजडम के हिसाब से लोगों ने, मतलब फिलोसोफर्स ने क्या है कि इंटरप्रेट किया चीज़ों को, फिर बताया, सोल्यूशन बताया। तो मार्क्स की जो थ्योरीज़ है ना, मार्क्स को कहा जाता है कि भाई वो फिलोसोफर नहीं है, वो एक रेवोल्यूशनरी है एक तरीके से, है ना। भाई वो चाह रहे हैं कि बस एक रेवोल्यूशन लाना है और जो भी सिस्टम है अभी प्रेजेंट को, उसे हमें चेंज करना है। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कि इंटरप्रिटेशन नहीं, हमें एक्चुअल में जो मैटर करता है वो है चेंज। अब देखते हैं कि भाई ब्रीफ बैकग्राउंड अगर छोटा सा देखें तो देखते हैं कि भाई कार्ल मार्क्स जो है वो एक रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो एक फ़िलोसोफर हैं। मतलब फ़िलोसोफर नहीं है, एक रेवोल्यूशनरी उन्हें कहा जाता है। आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स में हम देखें भाई, स्टेटेड दैट वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स। अब भाई इनने जो है ना वर्ल्ड को ना दो ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हम कहते हैं कि भाई हैव्स एंड हैव नॉट, या फिर एक्सप्लॉइटर या एक्सप्लॉइटेड। तो ऐसे करके बुर्जुआ क्लास है या फिर कैपिटलिस्ट बुर्जुआ क्लास है या फिर प्रोलेटेरिएट क्लास है। तो हम देख रहे हैं कि भाई सिर्फ उन्होंने दो ब्लॉक में डिवाइड किया है। अभी हम इस पर डिटेल में जाएंगे आगे चल के। अब देखो एक और चीज़ होती है कि भाई फॉलोअर्स ऑफ मार्क्स जो हैं, मार्क्स वॉज अ गुड, मार्क्स वॉज अ गॉड, एंड मार्क्स वॉज दी गॉड दैट फेल्ड, मतलब यहाँ पर हम आएगा। अब देखो वो जो फॉलोअर्स हैं ना मार्क्स के, वो कह रहे हैं कि भाई जो मार्क्स है ना वो उनके लिए भगवान के समान है, लेकिन वो ये भी है कि भाई जो उनका भगवान है वो मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया है ना, मार्क्स जो है वो फेल हो गए हैं, इनके जो गॉड हैं। तो हम ये देखेंगे कि भाई ऐसे क्यों हुआ है। अब देखते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस जो है वो मार्क्स के ऊपर किस किस के रहे हैं। देखो एक तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे हुआ कि भाई मतलब जो एक बुर्जुआ रेवोल्यूशन भी हम बोलते हैं कि भाई कैपिटलिस्ट क्लास का रेवोल्यूशन था। अब सिंपल सी बात है, देखो कैपिटलिस्ट क्लास का जब रेवोल्यूशन है तो उसमें उन्हीं के फेवर वाली चीज़ों के लिए मतलब बात की गई होगी। तो जैसे देखो जो वर्कर्स हैं उनके इंडस्ट्री में वो मिडिल क्लास हैं, तो उनके फेवर के लिए तो चीज़ें हो गई, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या कि भाई जो पुअर क्लास है ना, जो बिल्कुल नीचे वाला तबका है, जो बिल्कुल लेबर है, तो उन्हें क्या है वो इग्नोर कर दिया गया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ मार्क्स का जो थ्योरी है, जो आगे चल के मतलब बहुत फेमस हुई हैं, हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो इन्फ्लुएंस है उनका वो यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया है। देखो सेकंड है कि भाई जो ब्रिटिश में जो मतलब जो इकोनॉमी है, ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है, तो उसके हिसाब से उन्होंने मतलब क्या अपना वो लिया, इन्फ्लुएंस हुआ उनके ऊपर। तो हम देखते हैं कि भाई ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में देखते हैं कि जो एडम स्मिथ है, जो फादर ऑफ ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी जैसे वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने बताया कि भाई जो लेज़र फेयर की पॉलिसी है वो स्टेट को अपनानी चाहिए, ताकि क्या है कि भाई पॉवर्टी का जो है वो इरेडिकेशन हो। अब देखो लेज़र फेयर की पॉवर्टी मतलब उनका कॉन्सेप्ट तो ये था कि भाई लेज़र फेयर की पॉलिसी को अपना लो, लेज़र फेयर की पॉलिसी को अपना लो। इससे होगा क्या कि देखो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके पास क्या इंटरवेंशन सरकार का कम होगा। तो वो उनका सोचना ये था कि भाई ये जो है वो इंडस्ट्री सेटअप करेगी, वर्कर को इसमें मतलब जो लोग हैं इनको एम्प्लॉय करेगी, जिससे वर्कर का क्या है कि जैसे पर कैपिटा इनकम भी इससे बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, खर्च करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा और गरीबी कम हो जाएगी। वो इस हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन मार्क्स का कहना है कि भाई ये जो आप कैपिटलिस्ट क्लास को आप लेज़र फेयर की पॉलिसी बोल तो रहे हो, लेकिन वो अपने प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। जैसे उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि भाई जो पॉवर्टी है वो एरेडिकेट हो रही है नहीं हो रही है, उन्हें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने अपनी दास कैपिटल में मतलब बुक है एक, उसमें लिखा है कि भाई कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन की अभी जो बात करेंगे हम आगे चल के, उसमें देखेंगे कि भाई मोड ऑफ प्रोडक्शन में अभी कौन है, और बाद में उसी पे जाके उन्होंने बोला है कि भाई इसी चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि भाई जो मतलब कम्युनिस्ट मोड है कॉमन मोड होना चाहिए प्रोडक्शन का। अभी जो मोड मतलब जो प्रोडक्शन का मोड है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट के हाथ में है। ठीक है,
थर्ड देखते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये जो इन्फ्लुएंस है वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस माना जाता है। देखो हीगल जो जर्मन फिलोसफी है, तो जैसे हीगल का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। जैसे हीगल ने जो आइडियाज़ दिए हैं, जैसे हिस्टोरिकल आइडियलिज्म जो दिया है, तो उसमें वो बात करते हैं कि भाई जो आइडिया है उसका मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब हिस्ट्री जो है वो आगे बढ़ रही है। कि भाई पहले एक आइडिया था, है ना, फिर उसके बाद जब आगे टाइम पीरियड बढ़ा तो दूसरा आइडिया आया, बस इसी के हिसाब से हिस्ट्री मूव हो रही है। तो वो आइडियलिस्टिक बातें मतलब एक तरीके से हम पढ़ेंगे आगे, मतलब समझेंगे कि आइडियलिस्टिक जो है इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा है। जैसे प्लेटो से हमने जब स्टार्ट किया था तो सोक्रेटिक जो ट्रेडिशन था, जहाँ पे हम बात करते थे कि भाई रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया, तो आइडिया को मतलब इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे वहाँ पे। तो यही चीज़ हीगल भी कर रहे हैं। तो जो हीगल का मतलब ये जो आइडिया है ना, हिस्टोरिकल जो है हिस्टोरिकल आइडियलिज्म जिसे हम बोलते हैं, तो इससे इन्फ्लुएंस होकर मार्क्स ने बोला है कि भाई जो मूवमेंट ऑफ आइडिया है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा भाई अगर ये आइडिया को बोल रहे हैं ना कि मूवमेंट ऑफ आइडिया है, तो उनका कहना है कि भाई जो हीगल है ना वो स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, मतलब वो उल्टे खड़े हैं हीगल, ठीक है। उनका कहना ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आइडिया नहीं है उनके हिसाब से, तो भाई मैटर रियल है, मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है वही रियल है, जो हमें दिख रहा है वही है। तो अभी हम देखेंगे भाई आगे हीगल ने देखो क्या है ना कि स्टेट को बिल्कुल गॉड के इक्विवेलेंट करने की कोशिश की है। तो उनका एक बहुत फेमस कोट है, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि भाई लोग क्यों माने स्टेट को। तो धीरे धीरे करके ये जो प्रोसीजर है, उन्होंने पहले अपनी फ़िलासफ़ी दी कि भाई स्टेट इतना बड़ा क्यों है, गॉड कैसे आए, गॉड के इक्विवेलेंट कैसे हो गई स्टेट। तो वो इस चीज़ से ना एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को मतलब अपना वो करना चाह रहे हैं, साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है कि ये एक फेमस कोट है, रियल इज़ रेशनल एंड रेशनल इज़ रियल। तो हम इसे अभी आगे चल के बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि भाई जैसे रियल इज़ रेशनल, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मतलब आइडिया है ना, जैसे वही लॉजिक है। सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो मैंने एक आइडिया सोचा कि भाई एक गॉड एक आइडिया है, तो उन्होंने उस चीज़ को एक मतलब ट्रू मान लिया, है ना, वही रेशनल हो गया उनके लिए। तो उन्होंने कहा भाई एक जो आइडिया है जैसे गॉड इज़ रियल है, तो उन्होंने कहा भाई यही जो है ना, वही एक तरीके से उनका लॉजिक है ना वो सही हो गया। तो जो लॉजिक उन्होंने माना कि भाई गॉड रियल है, वही उनके लिए सच हो गया एक तरीके से। फिर जब उनने जो सच साबित कर दिया कि भाई ये तो रैशनल जो चीज़ थी वो हो गई साबित, अब उनने कहा इस चीज़ को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर देते। तो उन्होंने फिर बाद में स्टैब्लिश कर दिया स्टेट जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा गॉड के, ठीक है। क्योंकि हमने रीज़न से माना था ना कि भाई आइडिया जो है वो ही रियल है। जैसे हमने प्लेटो की थ्योरी पढ़ी थी, रियलिटी इज़ द शेडो ऑफ आइडिया। उन्होंने बताया था एलिगरी ऑफ केव के थ्रू कि भाई कैसे आइडिया है जो वही चीज़ रियल है। तो जब हम उस चीज़ को रियल मान लेंगे, जब एक चीज़ को हमने रियल मान लिया कि भाई रैशनैलिटी जो है ना, मतलब यही जो है ना वो लॉजिकल वही वही चीज़ है, मतलब रियल है। जब यहाँ पर हम पहुँच गए कि भाई कि ये हो गया रियल, तो बस हमने ऐसे साबित कर दिया कि भाई स्टेट है जो वो गॉड के इक्विवेलेंट है। अभी हो सकता है थोड़ा सा भी क्लियर ना हुआ हो, लेकिन अभी हम थोड़ा अभी आगे और देखेंगे तो ये चीज़ और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। देखो फेमस जो वर्क्स हैं मार्क्स के, तो वो हम देखते हैं कि भाई यंग जो मार्क्स हैं उनकी जो मतलब कुछ वर्क्स हैं, जैसे इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें वो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम देखेंगे आगे चल के। मैच्योर मार्क्स में वो बात करना है कि भाई कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन जिसमें हमने दिया है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन हम देखेंगे। देखो सम प्रोमिनेंट स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अगर हम देखें, ठीक है। देखो इसमें कह रहे हैं कि भाई वॉलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ चेंज, देयर इज़ नो बर्थ विदाउट ब्लड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो ब्लड तो मतलब आता ही है। अब अगर है ना एक बच्चा का जन्म हुआ तो भाई ब्लड निकला। अब तो मिडवाइफ क्या होती है, जो मतलब जो भी एक मदर है उसके मतलब बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जो मिडवाइफ है जो नर्स होती है वो क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मिडवाइफ है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है एक मदर से एक बेबी को बॉर्न होने के लिए। तो अब इस एनालॉजी से उन्होंने क्या बताया कि भाई जो ये है ना, ये मतलब एक तरीके से है वायलेंस, अगर आपको एक रेवोल्यूशन करना है। और जो ब्लड निकल रहा है तो वो तो भाई ब्लड निकलता ही है, मतलब जो वायलेंस है वो एक जस्टिफिकेशन वो कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वायलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ चेंज। अगर आपको मतलब चेंज लाना है, कोई चीज़ चेंज हो रही है, तो भाई वायलेंस आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। वायलेंस की तो नीड है, रेवोल्यूशन आपको करना है तो वायलेंटली ही होगा, ठीक है।
वो ये कह रहे हैं और खून तो निकलेगा ही भाई, मतलब वायलेंस है तो भाई खून निकलेगा, क्योंकि भाई बिना खून के तो कोई चीज़, नई चीज़ बॉर्न होती ही नहीं है ना, किसी नई चीज़ का जन्म होता ही नहीं है, सिंपल सी बात ये है। देखो फिर कह रहा है कि भाई मार्क्स कॉल्स हिज थ्योरी प्रैक्सिस। प्रैक्सिस का मतलब होता है कि एक जो थ्योरी है उसमें एक्शन की भी बात की गई है, ठीक है, थ्योरी है उसमें एक्शन की भी बात की गई है, थ्योरी प्लस एक्शन, तो एक्शन बेस्ड ऑन थ्योरी, और थ्योरी जब हमने मतलब जो थ्योरी पढ़ी उससे पता लग रहा है कि भाई अब इस थ्योरी को पढ़ने के बाद हमें एक्ट ही करना है, ठीक है। अब आइडियाज़ ऑफ मार्क्स, जो आइडियाज़ ऑफ मार्क्स है उस पर बात कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई मार्क्स इज़ अ सोशलिस्ट, मतलब जो समाजवादी जो धारणा है और जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, इससे इसके अगेंस्ट में जाकर मार्क्स ने बोला है कि भाई हमें एक मतलब एंड में तो वो कम्युनिज्म ही मतलब वो कर रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही मतलब होने वाली है, और यहाँ पर वो सोशलिज्म मतलब एक तरीके से मानते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई वो सोशलिस्ट हैं, और एम ऑफ मार्क्स सोशलिज्म क्या है कि भाई कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश कराना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एंड में वो कम्युनिज्म ही चाह रहे हैं, लेकिन आपको सोशलिज्म से ही गुजरना होगा अगर आपको कम्युनिज्म की तरफ पहुंचना है तो अब हम देखते हैं कि भाई कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म होता है कि भाई स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, जहाँ पे भाई स्टेट भी नहीं होगी, ठीक है, जो अभी तक हमने फिलोसफर रहा जहाँ पे स्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट हो रहा था, और स्टेट जो है वो काम कर रही थी लोगों के वेलफेयर के लिए। तो अब ये सब ऐसी कोई बात नहीं हो रही, हमें स्टेट नहीं चाहिए। क्लासेस जो हैं, क्लासेस मतलब डिवीजन है, जो भी सोसाइटी में जो अलग अलग टाइप की क्लासेस हैं, एक्सप्लॉइटर हैं, कुछ एक्सप्लॉइटेड हैं, कुछ जो हैव्स एंड हैव्स नॉट है, देखा ये भी कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं होने वाली हैं। वही कॉमन प्रॉपर्टी होगी कम्युनिज्म में, और जो ये चीज़ जो मतलब आएगी कम्युनिज्म, वो वायलेंट रेवोल्यूशन से आने वाली है। अब हम देखते हैं भाई मार्क्स, कम्युनिज्म एंड गांधीयन रामराज इज सिमिलर। जैसे हम जो गांधीयन आइडिया हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो राम राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे कि भाई स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। कह रहे हैं ये सिमिलर है, लेकिन गांधी ने क्या किया भाई, नॉन वायलेंस का ही मतलब जो सहारा है वो लिया था। उन्होंने कहा भाई अगर रामराज होगा भी तो वायलेंटली नहीं करना है, हमें नॉन वायलेंटली ही करना है चीज़ों को इस्टेब्लिश, ठीक है। अब देखो जो रेवोल्यूशन की जो बात हो रही है ना मार्क्स के उसमें, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मतलब ज़बरदस्ती का ही अब रेवोल्यूशन करा दो। वो ये कह रहे हैं कि जब वैन जो वर्कर हैं, वैन दे विल बी मतलब कॉन्शियस इनफ, तो वो अपने आप ही हो जाएगा रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जैसे देखो क्या है, कैपिटलिज्म है भी जो मतलब पूंजीवाद है, जहाँ पर मतलब कुछ लोग हैं जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अपने हिसाब से मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रॉफिट के ऊपर जो है उनका जो आइडिया है वो बेस है कि भाई मेन जो मतलब जो मेन पॉइंट है वो है प्रॉफिट। अब कैपिटलिज्म क्या है, जब ये बढ़ेगा तो एक्सप्लॉइटेशन क्या है, बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, कैपिटलिज्म एडवांस हो गया। अब जब कैपिटलिज्म और जो एडवांस हो रहा है, तो हो क्या रहा है कि भाई जो कैपिटलिस्ट हैं और वर्कर हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, जो गैप है ना वो हो रहा है इंक्रीज, गैप हो रहा है इंक्रीज। तो इससे क्या होगा, वो कह रहे हैं कि भाई इसी से होगा, वर्कर जो है वो रेवोल्यूशन करेंगे और वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। अब जब वर्कर वायलेंट रेवोल्यूशन करेंगे ना, तो जो ऊपर कैपिटलिस्ट क्लास है वो उसे हटा देंगे, कैपिटलिस्ट क्लास को, है ना, कैपिटलिस्ट क्लास को हटा दिया जाएगा। फिर क्या होगा, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, प्रोलिटेरिएट क्लास है जो मतलब वर्कर क्लास जिसे हम बोलते हैं, तो वो मतलब एक तरीके से डिक्टेट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे यहाँ तक तो सब ठीक था भाई, यहाँ तक हो गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई जब इनके हाथ में भी हम पावर दे देंगे ना, तो हो सकता है भाई ये भी मतलब करप्ट हो जाए बाद में चल के, और अपने फेवर के लिए चीज़ें करने लगे, टायरेनिकल हो जाएं। तो वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद की स्टेज जो है ना वो है स्टेटलेस और पार्टीलेस, कुछ भी नहीं होगा, इनकी भी नहीं चलेगी, प्रोलिटेरिएट की भी डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है, और कम्युनिज्म आएगा जहाँ पर मतलब कोई भी नहीं होगा, लोग अपने हिसाब से ही मतलब प्रोडक्शन करेंगे, ग्रुप्स में काम होगा भाई, जैसे जो ज़रूरत है अपने हिसाब से ही काम होना है। तो ये जैसे माना जाता है भाई ये बहुत ज़्यादा उटोपियन आइडिया है। अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक तरीके से कम्युनिस्ट है, बोलने को है कम्युनिस्ट, लेकिन एक्चुअली चाइना भी अभी हम बोलते हैं कम्युनिस्ट मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में नहीं है वो भी सोशलिस्ट ही है। अब देखो अब देखते हैं कि भाई जैसे मैं हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई जो मार्क्स के फॉलोअर्स हैं उन्होंने उन्हें गॉड माना है, लेकिन वो फेल हो गए हैं। तो देखते हैं कि भाई ऐसे कैसे फेल कैसे हो गए हैं। देखो एवरी कम्युनिस्ट इज़ अ सोशलिस्ट, बट नॉट एवरी सोशलिस्ट इज़ अ कम्युनिस्ट। तो इसका मतलब हम समझते हैं क्या है। जैसे कि लेनिन हम देखते हैं रशिया में यंग मार्क्सिस्ट थिंकर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई मार्क्स को पढ़ा, मार्क्स का फॉलोवर भी रहे वो, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मार्क्स के फॉलोवर रहने के मतलब हिसाब से उन्होंने कहा भाई रेवोल्यूशन होगा,
और जो स्टेट है या फिर कैपिटल क्लास है उसे हम मतलब हटा देंगे और वर्कर लोगों की जो है गवर्नमेंट बन जाएगी, मतलब वर्कर लोग आ जाएंगे ऊपर। ठीक है। तो अब लेकिन उन्होंने क्या किया कि मार्क्स का कहना था कि भाई जो रेवोल्यूशन है वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो एक तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं रह गया, ये मतलब स्टिमुलस हो गया ना। एक तो ये आपने लेनिन ने ज़बरदस्ती करवाया, तो एक तो पॉइंट यहाँ पर गलत हो गया, मार्क्स को फॉलो नहीं किया गया। फिर वो ये कह रहे हैं कि भाई वर्कर को क्या है, स्टिमुलस चाहिए, वर्कर अपने आप से नहीं करेंगे रिवोल्ट, वर्कर को अपने आप से कॉन्शियस करना पड़ेगा। जो अभी वो अनकॉन्शियस मतलब एक तरीके से स्टेज में है, अभी उन्हें नहीं पता है कि भाई रियल कॉज ऑफ द पेन क्या है। तो वो देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा रेवोल्यूशन के लिए, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा वर्कर्स को। उन्हें फिर क्या किया, लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी बना ली। अब उन्होंने कहा भाई जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी बनाई है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वो कम्युनिस्ट कह तो रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी बना ली, हम कम्युनिस्ट हो गए, लेकिन आप खुद देखिए ना कि बात हमने यहाँ पर की थी, जब कम्युनिज्म आएगा तो पार्टी लेस होगा, पार्टी भी नहीं होगी। अब लेनिन ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी बना ली है वो। अब पार्टी जब आपका शब्द यहाँ पर आ गया है, पार्टी एसोसिएट कर लिया आपने, तो वही सोशलिस्ट हो गए ना आप। जब यहाँ पर जो बात हो रही थी कि भाई डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की हम बात कर रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं, अब हम वर्कर के लिए काम करेंगे। तो एक्चुअल में ये भी मतलब नहीं रहे कम्युनिस्ट। तो यही कह रहे हैं कि भाई मार्क्स का जो मतलब फॉलोअर्स हैं वो मार्क्स को मानते तो थे, लेकिन एक्चुअल में मार्क्स को कहीं भी फॉलो नहीं किया गया। ठीक है। जैसे हम स्टालिन को देखते हैं कि भाई स्टालिन ने पावर का एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। अब हम देखते हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट होता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म जो हीगल ने दिया है उससे मतलब इन्फ्लुएंस्ड होकर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो देखो मार्क्स, इसमें 3 लॉज की हम बात करते हैं जो हीगल ने मतलब डायलेक्टिक आइडियलिज्म में दिया है। तो मार्क्स ने क्या इन तीनों को अडॉप्ट कर लिया और उसने मतलब इसमें चेंजेस किए हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि भाई हीगल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, पहला मतलब लॉ है, उसे बोलते हैं यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। देखो यूनिटी ऑफ अपोजिट्स में क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़, जो भी आइडिया मतलब दुनिया में है, कोई भी चीज़ है, वो ना उसका अगर कोई चीज़ है तो एक उसका अपोजिट है कि कुछ नहीं है। सिंपल सी बात ये है। जैसे कि भाई देखो अगर दिन है तो रात भी है, अगर कुछ अच्छा है तो बुरा भी है, ठीक है ना। अगर भगवान है तो उनने कहा भाई डेविल भी है, अगर कुछ है तो ना कुछ है भी नहीं। तो हर चीज़ का क्या है ना, अपोजिट है। तो वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई थीसिस आती है तो उन्होंने कहा भाई इसका एंटी थीसिस होना ज़रूरी है, तभी हम सिंथेसिस कर पाएंगे किसी चीज़ का, है ना, कोई आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा। सिंपल सी बात ये है, वो ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई कोई अगर एक आइडिया आया, उसका एक अपोजिट आइडिया आया, अब हो सकता है इस चीज़ को कैंसिल किया हो, वो अपोजिट हो, तो फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हमें ये काम करना ज़रूरी है। तो डायलेटिक्स के मतलब जो मतलब मूवमेंट है आइडिया का, वो ऐसे हो रहा है। तो एक तो हो गया यूनिटी ऑफ अपोजिट, अपोजिट में हम देख रहे हैं कि भाई हर चीज़ का यहाँ पर एक अपोजिट प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई यहाँ पर बात हो रही है कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन इज़ द एसेंस ऑफ डायलेक्टिक्स। कि जैसे मतलब आपने ना एक पॉइंट रखा, जैसे डिबेट होती है, डिबेट में क्या होता है, एक होते हैं फेवर वाले लोग, एक होते हैं मतलब अगेंस्ट वाले लोग। तो तभी तो मतलब एक किसी भी टॉपिक पर जब डिबेट होती है तो उसका जो एक निचोड़ निकल के आता है। तो जब हम एक पॉइंट को रखा फेवर वाले ने, उसका अगेंस्ट वाले ने, अब देखेंगे भाई जस्टिफाई किसका कर रहा है, तो उसके बाद ही तो हम आउटपुट पे निकल के आते हैं कि अच्छा ठीक है, इतना सारे पॉइंट्स थे, यहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, फिर इसका काटा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हो सकता है ये दोनों 3 सही हैं, चलो ये सही मान लेते हैं। ऐसी लॉ मेकिंग प्रोसेसर में होता है कि भाई एक लॉ बनाना है तो किसी ने अपने आइडिया दिए, किसी ने अपनी पॉलिसी दी, फिर बाद में उसका फिल्ट्रेशन होता है, कुछ चीज़ कटती है, कुछ आती है, फिर एक फाइनलाइज होकर एक लॉ बनता है। तो जब तक आप एक आइडिया को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बात यहीं पे ये आ रही है कि भाई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक फंडामेंटल पार्ट है डायलेक्टिक्स का। सिंपल सी बात ये है। अब देखते हैं भाई कि एक देखो, एक तो हो गए कॉन्ट्रडिक्शन करने वाले लोग, एक होते हैं कॉन्फर्मिस्ट। कॉन्फर्मिस्ट मतलब जो होते हैं वो नहीं चाहते कि भाई एक जो आइडिया है बस वही बना रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कुछ चेंज को। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम जैसे एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि भाई एक इवन द स्लाइटेस्ट चेंज जो है ना वो कॉज कर देगा रेवोल्यूशन को। अगर स्टेट में करप्शन भी हो रहा है या फिर लोगों के हिसाब से स्टेट जो है वो काम नहीं कर रही है ना, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं बात करते हैं कि भाई जो मतलब एरिस्टोटल हैं वो वहाँ पर मतलब एक तरीके से कंजर्वेटिव से टाइप के हो रहे हैं। ठीक है। देखो सेकंड जो लॉ है वो है नेगेशन ऑफ नेगेशन। नेगेशन ऑफ नेगेशन में क्या होता है कि भाई जो नेगेटिव चीज़ है ना वो जब मूवमेंट होगा, आगे बढ़ रहा है, तो वो नेगेटिव चीज़ आगे जाते जाते कट हो जाएगी, आगे सिर्फ बचेगा, वो बचेगा सिर्फ पॉजिटिव, जो कि मतलब जस्टिफाई हुआ।
अब देखो इसमें लिखा हुआ है नेगेटिव वैल्यू गेट्स एलिमिनेटेड। जैसे एक आइडिया आया, पहला वन एक आइडिया है कि भाई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कौन कर रहा है भाई, एक्सप्लॉयटर क्लास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो वर्कर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। तो ये एक आइडिया है। अब सेकंड आइडिया आएगा, वो आइडिया होगा कि भाई जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उस चीज़ को ख़त्म करना है, तो उसके लिए क्या इमेंसिपेशन की बात होगी, रेवोल्यूशन की बात होगी। तो जो पहले वाला आइडिया वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से नेगेटिव था, तो ये क्या है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि भाई नेगेटिव पर्सन डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। तो नेगेटिविटी जो है ना वो अपने आप में ही मतलब इतना मतलब ख़तरनाक चीज़ है कि भाई अगर कोई नेगेटिव है तो वो उस चीज़ को वो मतलब जो जिस इंसान के अंदर है वो ख़त्म ही कर देगी उस इंसान को। सिंपल सी बात ये है। तो हमें नेगेटिविटी को ना निगेट करना है। उनका आइडिया, जो आइडिया का मूवमेंट है ना, वो सेकंड लॉ के हिसाब से ये हो रहा है कि भाई एक नेगेटिव आइडिया और एक पॉजिटिव आइडिया, तो वो जो आगे आ रहा है वो नेगेटिव को कट कर देगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो थर्ड क्या है, क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाती है क्वालिटी में बाद में। कैसे, देखो अब जैसे क्या होता है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं इंडिया को क्या हुआ एक बार में मतलब जैसे बहुत स्ट्रगल के बाद फॉर्चुनेटली वी गेट इंडिपेंडेंट। अब फ्रीडम तो मिल गया, ओवरऑल सबको फ्रीडम भी मिल गया। आपने बोल दिया कि भाई हम स्टेट बन गए, हम सोवराइन हो गए, है ना, अब सब चीज़ हो गया। लेकिन अब आप देखिए आज़ादी भी सबको मिल गई। अब लेकिन धीरे धीरे हम जब मूव कर रहे हैं इतने 1947 के बाद से आज, मतलब हम इतनी जो मतलब आज की प्रेजेंट कंडीशन की हम बात करें तो भाई जैसे फ्रीडम है, फ्रीडम के बाद आया स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये इतना फंडामेंटल राइट अपने आप में है कि भाई आज लोग जो है ना वो मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस जो कि मतलब हार्म ना करे दूसरे किसी इंडिविजुअल को या फिर स्टेट के अगेंस्ट में ना हो, जो कि जेन्युइन चीज़ हो। लेकिन हाँ, जो जेन्युइन है वो बोलने का हक है लोगों को, या मूव करने का हक है, या अपनी रिलीजियस मतलब प्रैक्टिस, रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रैक्टिस करने का हक है। तो हम क्या हुआ आगे मतलब मूव कर रहे हैं ना, क्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी चेंज होता है ना पहले क्वांटिटी में होता है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है वो चेंज, ठीक है। अब देखो थर्ड हम देखते हैं, मतलब यहाँ से हमने तीन लॉ देख लिए कि भाई यूनिटी ऑफ अपोजिट, नेगेशन ऑफ नेगेशन और क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। ये तीन लॉ आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं हीगल्स का हिस्टोरिकल आइडियलिज्म। हमने अभी देखा था कि भाई हीगल का डायलेक्टिक आइडियलिज्म कि भाई कैसे आइडिया मूव कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री मतलब जो है ना, हिस्ट्री कैसे मूव हुई है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की, मतलब जो हिस्टोरिकल आइडियलिज्म से, क्योंकि जो मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ना वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो यहाँ पर आइडियलिज्म और मार्क्स का कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। यहाँ पर बात हो रही है कि भाई हिस्ट्री इज़ द मूवमेंट ऑफ आइडिया। तो कह रहे हैं कि भाई आइडियाज़ का ही मूवमेंट है हिस्ट्री। अब देखो, अब जो मैंने आपको बताया था ना कि भाई स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। देखो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो वर्ल्ड है ना वो भगवान ने ही बनाया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन दिस अर्थ, ठीक है। सब चीज़ भगवान की ही क्रिएशन है, कोई भी अपने आप से नहीं बना है। अब वो इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, वो कहते हैं भाई देखो जैसे प्लांट है स्टार्टिंग में, कह रहे हैं इसमें गॉड है पहले आया, फिर उन्होंने कहा भाई ट्री बना उसमें भी गॉड है, फिर जैसे एनिमल है कंज्यूम कर रहा है ऐसे, तो भाई उन्होंने कहा भाई इसमें भी गॉड है। फिर उन्होंने कहा जब फैमिली है, फैमिली में गॉड आया पहले बाद में। फिर जब फैमिली से फिर धीरे धीरे एक सिविल सोसाइटी बनी तो वहाँ पे भी मतलब गॉड प्रेजेंट है। अब सिविल सोसाइटी फिर हमने धीरे धीरे देखा कि भाई एक स्टेट में तब्दील हो गई, ठीक है। तो स्टेट में तब्दील हो गई तो वो क्या हुआ कि भाई वहाँ पे भी गॉड है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेट को एक छोटी सी जगह थोड़ी ना है, वो एक आइडिया है कि भाई वी बिलोंग टू, एक मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि भाई जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो इससे पूछो किसी से पूछो, बस वो इंडियन है, ठीक है, जो इंडिया में रह रहे हैं, क्योंकि भाई वो इस टेरिटरी के अंदर है और वो ये टेरिटरी है, स्टेट है, वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि भाई हम इंडियन हैं, ठीक है। तो इस जो बिलोंगिंगनेस को ना वो कंपेयर कर रहे हैं गॉड के बराबर, ठीक है। कैसे, वो कह रहे हैं कि देखो गॉड जो है वो ओमनी प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट, स्टेट भी हर जगह प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं कि भाई स्टेट जो है वो सिर्फ दिल्ली में या मुंबई में या चेन्नई में, नहीं, स्टेट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक आइडिया है ना, वो तो हर जगह पूरे ऑल ओवर द इंडियन जो टेरिटरी है वो उसके लिए है, या फिर अदर जो भी कोई नेशन है उसके लिए है। सिंपल सी बात ही है। अब देखते हैं कि भाई ठीक है, तो स्टेट को वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब जैसे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा आप, नेशन और स्टेट, जैसे मैंने भी बोला कि भाई स्टेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, भाई स्टेट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस तब है जब वो हम नेशन से एसोसिएट करते हैं, जैसे नेशन देख रहे हैं तो नेशन क्या है, हमने पढ़ा था कि भाई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। स्टेट को हम देखते हैं कि भाई टेरिटरी होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, हमने ये
एलिमेंट्स देखे थे स्टेट के लिए। तो अब जब स्टेट का जो एक फीलिंग है, एक तरीके से स्टेट भी एक सिंपल सा वो तो नहीं ना, एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक स्पेसिफिक मतलब कोई एक प्लेस की वो बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ओवरऑल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे वो कॉन्सेप्ट जो आता है ना नेशन, तो वहाँ से वो उसे इक्विवेलेंट कर रहे हैं गॉड के बराबर, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ओमनी प्रेजेंट उन्होंने कहा भाई स्टेट भी हर जगह प्रेजेंट है, पूरे मतलब एक टेरिटरी जो है। ओमनी पोटेंट उन्होंने कहा स्ट्रॉन्गेस्ट है, उन्होंने कहा भाई स्टेट भी स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। तो भाई स्टेट ही तो, स्टेट के पास ही तो पावर है ना कि भाई कैसे, अगर कैपिटलिस्ट क्लास भी मतलब काम कर रही है तो वो स्टेट के अंडर ही तो काम कर रही है ना। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है कि भाई भगवान जो है वो कल्याणकारी होता है ना, मतलब सबके लिए भला करने के उसका रहता है गॉड का। वही कह रहे हैं कि भाई स्टेट भी भाई वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करती है, स्टेट बनी ही इसलिए। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट को गॉड के इक्विवेलेंट कर दिया। और फिर जब वो बात कह रहे हैं कि भाई स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब स्टेट जब आई, जो स्टेट जो है ना वो एक तरीके से मीडियम है या मैसेंजर है गॉड का, जो कि अर्थ पर आया है। समझ रहे हैं आप कि भाई बिना स्टेट के तो लोग काम कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वो स्टेट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। तो ये क्या है, किसका कॉन्सेप्ट है, हीगल का कॉन्सेप्ट है, वो आइडियलिस्टिक चीज़ है। अब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हम देख लेते हैं कि भाई जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने क्या बोला। देखो, मार्क्स फर्स्ट एनालाइज हीगल्स थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। हीगल ने क्या बोला था कि भाई आइडिया जो है वो मतलब मूवमेंट हो रहा है हिस्ट्री, ठीक है, थीसिस फिर सिंथेसिस। मार्क्स ने बोला कि भाई जो भी चीज़ें हैं ना वो बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ मैन है हिस्ट्री, मतलब आदमी ने क्या किया, जब एक्ट किया ना तभी जाके धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है और टाइम भी आगे बढ़ता जा रहा है और हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक 3-4 लाइन हम देखो इसे पढ़ते हैं और आपको वैसे ही समझ में आ जाना है। देखो, इन ऑर्डर टू मेक हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री को बनाना है तो मैन को क्या करना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। मैन हैज़ टू लिव। इन ऑर्डर टू लिव, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, ईट, ठीक है। अब जब उसे खाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ काम भी तो करना पड़ेगा कि भाई खाना ऐसे ही मिल जाएगा। और उसे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, है ना, उसे मूव करना होगा, अपने उसे एक्शन करना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जब वो ये कह रहे हैं कि भाई जब मैन जो है वो एक्शन करेगा, लेबर करेगा अपने आप, ठीक है, मेहनत करेगा, तभी जाके वो जिंदा रह पाएगा अल्टीमेटली। तो मार्क्स का कहना क्या है कि भाई एक्शन ऑफ मैन जो है इसी के बेसिस पर जो है हिस्ट्री जो है वो मूव कर रही है। हिस्टोरिकल आइडियलिज्म हमने देखा हीगल का कि भाई आइडिया गॉड, फिर गॉड इज़ द स्टेट ऑफ, मतलब मार्च है वो गॉड जो है, ठीक है ना। और क्या था, स्टेट इज़ दी मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, स्टेट इज़ दी मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अब यहाँ पर हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देख लिया। देखो, अब मार्क्स कह रहे हैं कि भाई ये जो जो हीगल बातें कर रहे हैं ना, वो ये सब फॉल्स कॉन्शियसनेस फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट जो है वो यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म को मतलब फॉलो करती है। कह रहे हैं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट जो है ना वो एक क्लास इंस्टीट्यूशन है और वो ना कैपिटलिस्ट क्लास के लिए ही काम कर रही है। उसे नहीं पता है कि भाई पुअर कौन है, और मतलब वो डिफरेंस जो है ना वो क्रिएट करके रखा हुआ है कि भाई रिच क्लास और पुअर क्लास, वो उस गैप को मेंटेन करके रखा हुआ है स्टेट ने, ठीक है। कह रहे हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिच है, कैपिटलिस्ट क्लास है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास, बुर्जुआ क्लास जो बोलती है उसको वो एग्जीक्यूट करती है, जो भी उनकी मतलब डिमांड है, जो भी चीज़ें, तो इसलिए उन्हें एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला गया है बुर्जुआ क्लास की। तो उन्होंने स्टेट को वहाँ पे उन्होंने गॉड्स के इक्विवेलेंट कंपेयर किया, और यहाँ पर जो हमारे मार्क्स हैं उन्होंने इसे बोल दिया कि भाई ये तो बुर्जुआ क्लास की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मार्क्स ने बोला कि भाई गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड मैन, ने बोला कि भाई गॉड हैज़ नॉट क्रिएटेड मैन, मैन हैज़ क्रिएटेड गॉड। ने कहा भाई भगवान ने नहीं बनाया आदमी को, ने कहा भाई आदमी ने बनाया है भगवान को। अब देखते हैं कैसे। वो गॉड इज़ इटसेल्फ अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो कह रहे हैं भाई गॉड ही है जो वो सोर्स है एक्सप्लॉयटेशन का। इफ़ आइडियोलॉजी इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस, रिलीजियस इज़ द ओपियम ऑफ मासेस। अब देखो एक्सप्लॉयटेशन क्यों है, सिंपल सी बात, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। देखो क्या होता है ना कि कोई आदमी है, नॉर्मल आदमी है, या फिर आप बड़े आदमी को भी ले लो, एक नॉर्मल को भी ले लो, बड़े को भी ले लो। अब जब भाई वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं, कोई फेस कर लेता है। अब जब बड़ा आदमी हो सकता है मनी से उस चीज़ को रिजॉल्व कर ले, कोई नॉर्मल आदमी है वो एक लिमिटेड उसके पास अमाउंट है, वो एक लिमिटेड अमाउंट होने के कारण वो एक लिमिटेड
तक ही, एक लिमिट तक ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहेगा नहीं भाई अब नहीं हो पा रहा है। और जब नहीं हो पा रहा है, सारी जगह से वो परेशान हो चुका है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, हो जाएगा भगवान के पास कि भाई अब तो सब भगवान भरोसे है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में लेते हैं कि भाई बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो फॉर मतलब सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास जाते हैं लोग, कहते हैं कि भाई भगवान मतलब जो भी हे प्रभु कि भाई ये परेशानी चल रही है हमारे जीवन में, आप इसका हल निकालिए। वो कहते हैं कि ठीक है भाई हल निकल जाएगा, आप ये काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। अब उनका मानना क्या है ना भाई, वो लोग जो है ना वो उन्हें वही बता रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जब वो परेशान था आदमी की क्या मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गई थी, स्ट्रेस में था, प्रॉब्लम थी हर चीज़। अब वो वहाँ गया, उसे लगा कि भाई मेंटल पीस यहाँ पर मिल रही है, हर चीज़ से समस्याओं से वो दूर हो गया है, और जो उन्होंने बताया वो फॉलो करके हो सकता है उसे थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल गया। अब वो अल्टीमेट खुश हो गया एंड में। तो ये जो साइकिल है ना ये चलती रहती है, चलती रहती है। बार बार आदमी परेशान हो रहा है, फिर वहीं जा रहा है, बार बार आदमी परेशान हो रहा है। तो ओपीएम नशे में क्या होता है कि भाई आदमी को क्या है, एक आदमी है, जब उसने ओपीएम को कंज्यूम किया, अब उसकी बॉडी में भी क्या है भाई, डोपामिन की क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई, स्ट्रेस मतलब जो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होने लगा, आदमी को क्या बहुत अच्छा लगने लगता है। जब अच्छा लगने लगता है तो फिर वो उस चीज़ की आदत डाल लेता है। उसे पता होने के बाद भी हो सकता है, पता हो या ना पता हो कि भाई वो गलत चीज़ है, लेकिन वो उसकी इस चीज़ का एडिक्शन उसे हो जाता है। तो ऐसे ही सिमिलर क्या है कि भाई जो आदमी है जब परेशान होता है, जब वो जाता है उन गवर्नमेंट के पास और बार बार अपनी समस्याएं लेके जा रहा है, बार बार उसे कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिटर्न में ये जो आदमी है वो भी तो एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ, और ये हो सकता है अपने आप से भी मतलब कहीं ना कहीं कोशिश करे कि रिटर्न में कुछ देने की। तो रिटर्न में अब क्या हो सकता है भाई, कैपिटल, मनी हो सकता है, कोई भी और भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो सकती है। तो ऐसे करके उनका भी बिजनेस चल रहा है और यहाँ पर लोग जो हैं वो भी मतलब सेटिस्फाई कर लें अल्टीमेटली। तो ये मार्क्स मतलब जो है ना वो ये कह रहे हैं, ठीक है, रिलीजन इज़ दी ओपियम ऑफ मासेस। तो रिलीजन जो है वो एक तरीके से नशा है मासेस के लिए, इससे लोग जो है ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी वजह से लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई एक्चुअल कॉज उनकी प्रॉब्लम्स का है क्या, है ना, वो इस चीज़ से बहुत दूर है। तो ड्यू टू दिस ओपीएम पीपल आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द रूट कॉज, जो रूट कॉज जो कैपिटलिज्म है वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं लोग, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है वो मतलब हिस्ट्री में क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स वो ये कह रहे हैं कि भाई हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे मतलब ड्रिवन है। दो ही क्लासेस होती हैं, एक होता है एक्सप्लॉइटर, एक होता है एक्सप्लॉइटेड। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सोसाइटी जो है वो कैसे बनी है। देखो सोसाइटी में क्या है भाई, कुछ लोग हैं, लोग रह रहे हैं, वो आपस में क्या है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। जब इंटरडिपेंडेंट हैं जो लोग, तो अब जैसे मान लो इसे खाने की ज़रूरत है, इसे कपड़े की ज़रूरत है, किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, ये आदमी हो सकता है खाना बना रहा हो, या चलो खाना छोड़ो, ये हो सकता है भाई कपड़े का प्रोडक्शन कर रहा है, ये हो सकता है कि भाई और दूसरी चीज़ का रिसोर्स का प्रोडक्शन कर रहा है। और ये एक दूसरे के लिए, इसे भी उस चीज़ की नीड है, इसे भी उस चीज़ की नीड है ना, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसे इसकी नीड है, जो ये प्रोड्यूस कर रहा है उसे इस बंदे को नीड है। तो क्या है, ये सब चीज़ इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये मतलब प्रोडक्शन के मामले में अगर हम देखा जाए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब तो भाई जब ये लोग इंटरडिपेंडेंट हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब आदमी जो है वो इन ऑर्डर टू ईट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई वो एक्ट करेगा, एक्ट करेगा तो वो क्यों करेगा भाई, उसे प्रोड्यूस करना है ना, तभी तो वो एक्ट कर रहा है। खाना बनाने, खाना जिंदा रहने के लिए उसे खाना खाना है, खाना खाने के लिए उसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने के लिए उसे एक्ट करना है। ऐड कहाँ कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैनुअल लेबर जहाँ पे मतलब इन्वॉल्व हो गई। अब ये जो प्रोडक्शन है वो इंटरडिपेंडेंस की वो बात करने की, भाई जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए वो इंटरडिपेंडेंस वाली बात हो रही है। अब ये इतना सा आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब देखो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं तो इस चीज़ को आप कनेक्ट कर पाएंगे। वो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर मार्क्स बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। देखो वो ये कह रहे हैं कि भाई मोड ऑफ जो प्रोडक्शन है ना वो बेस है, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यही है बेस। और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो सारी इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि अदर इंस्टीट्यूशन जो हम पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल जो सिस्टम है, स्टेट है या चर्च है, मीडिया है, फाइनेंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, तो ये सब क्या है, एक सुपर स्ट्रक्चर मतलब है। और जो मतलब डिपेंडेंट है बेस स्ट्रक्चर के ऊपर, इनका
मतलब सेल्फ में अगर हम इसे अगर अकेले कंसिडर किया जाए सुपर स्ट्रक्चर को, तो वो कह रहे हैं अकेले मतलब ये कुछ नहीं है। बेस जो है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, बेस जो है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ही एक तरीके से मतलब मेन चीज़ है। इसी के ऊपर जो ऊपर की वाली चीज़ें हैं वो सारी मतलब डिपेंडेंट हैं। अब ये देख लेते हैं कैसे। देखो, एक तो जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, अगर हम जनरलाइज मतलब एक तरीके से देखें, सही चीज़ में क्या है कि जैसे मार्क्स जो है वो कम्युनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है। और अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है भाई, कैपिटलिस्ट क्लास। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन अभी क्या है भाई, कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं अभी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके हाथ में है। सिंपल सी बात ये है। वो ये कह रहे हैं कि भाई देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ठीक है, ये सब चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो ये कह रहे हैं भाई ये सब चीज़ें एक दूसरे से मतलब एक ही जगह से थोड़ी ना मिलेंगी, ये सब इंटरडिपेंडेंट होंगे। तो जैसे देखो, अभी क्या हो रहा है कि भाई कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फेवर की जा रही है। जो जैसे कैपिटलिस्ट क्लास भी है, वर्कर भी है, कंज्यूमर भी है, सब चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि भाई सब चीज़ इंडिपेंडेंट है, लेकिन मोड ऑफ प्रोडक्शन में अभी कौन है, अभी है कैपिटलिस्ट क्लास जो है, उसे सबसे ज़्यादा फेवर किया जा रहा है। और मार्क्स क्या चाह रहे हैं कि भाई कम्युनिस्ट मतलब होना चाहिए, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ मतलब कवर वो होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए जहाँ पर सब लोग इक्वल हैं। और जो वर्कर क्लास है, तो वो जब यहाँ पर बेस में आएगी मोड ऑफ प्रोडक्शन में, जब वो चेंज करके रेवोल्यूशन करके जब वो यहाँ पर आएगी, तो क्या होगा कि भाई सब लोग ये वाली जो कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ना, सब लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो सबके सबके पास हक है ना, सबको ऐड करने का हक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कैपिटलिस्ट क्लास है जो ही यहाँ पर मतलब एक तरीके से डोमिनेट कर रही है, वो यहाँ पर नहीं करने वाली है डोमिनेट। वो कह रहे हैं कि भाई जब यहाँ पर सारे लोग होंगे नॉर्मली कम्युनिज्म में, जैसे सोशलिस्ट में हमने पढ़ा, कम्युनिज्म फिर आया बाद में, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है और बस ये एक दूसरे के साथ मिल जुल के काम करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई बेस और सुपर स्ट्रक्चर जो मॉडल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब हम यहाँ पे अभी टाइम हो गया है काफ़ी, हम इस चीज़ को कोशिश करते हैं कि भाई सेकंड पार्ट में हम इसे ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बच रहा है, तो अभी हम देखते हैं कि भाई हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल तक। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।